अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म तक मुलतवी कर दी। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामले को देख रही है, बेहतर होगा पहले हाई कोर्ट को इस मामले पर फैसला करने दें। उनका यह भी कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केस को सुन रहे हैं, जो काबिल तारीफ है। मैं उनकी कोशिशों को सराहता हूं। समाअत के मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। इस समाअत के दौरान आज जब वकील अमजद परवेज ने केस में स्टेट को भी नोटिस जारी करने की इस्तदा की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि कम दौरानिये की सजा में बगैर नोटिस भी सजा मुअत्तल हो जाती है। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए थे कि बाद नजर में ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं। गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता ताड़ ने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को इस स्टेज पर तोशाखाना केस में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आज पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने भी कहा कि हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून इस कार्रवाई के हवाले से जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आए हैं उससे अपने गिले शिकवे कर रही है। क्या इन गिले शिकवों का जवाब है और क्या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले के अंदर जो है वो रिलीफ मिलेगा? ये वो केस है जिस पर इस वक्त तमाम की तमाम नजरें एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रही है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत चल रही है। इस केस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं, जो पहले फैसला आया उन पर उनका एतराज था कि इस केस में जो कानूनी तकाजे हैं, जो प्रोसीजरल इश्यूज हैं, वो पूरे नहीं किए गए और खास तौर पर चेयरमैन पीटीआई को उनका जो हक दिफा है, जो गवाह उन्होंने पेश करने थे, वो पेश नहीं करने दिए गए और उनको मुनासिब तरीके से सुने बगैर ये फैसला किया गया है। और यही मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो देख रही थी। उसके बाद उनकी दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस मामले को देखा जा रहा है। और आज सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले को देख रही थी तो उसने वक्ती तौर पर इस मामले की समाअत मुलतवी कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो इंतजार करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस हवाले से क्या फैसला आता है। और जस्टिस आमिर फारूक ने आज जो कार्रवाई हुई उसमें रिमार्क्स ये कि ये डिवीजन बेंच ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक सैंडविच बन चुका है। ये दो रुकनी बेंच है जो जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में जो है उन पर मुश्तमिल है और ये दो रुकनी बेंच इस मामले को देख रहा है। आज जो वकील है सरदार लतीफ खोसा, उन्होंने भी जो है वो दलाइल दिए और उन्होंने जो है वो सजा मुअत्तली के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि इस मुअत्तली के 3 ग्राउंड्स हैं। एक तो शॉर्ट जो है वो सस्पेंशन है, दूसरा केस के अदालती इख्तियार का जो है वो मामला है और तीसरा उन्होंने कहा कि सेशन अदालत बराह रास्त इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत का इख्तियार नहीं रखती और अदालती दायरे इख्तियार का मामला पहले निपटाया जाना चाहिए था। उन्होंने मुख्तलिफ कवानीन के हवाले भी दिए। इसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो वकील है अमजद परवेज, उनकी जानिब से भी इस हवाले से जो है वो दलाइल दिए गए और वो पहले भी मौक़िफ़ ये अपना चुके हैं कि जो गवाहान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेश करने थे वो गैर मुतल्लका हैं और कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। सलमान अकरम राजा ने भी आज दलाइल दिए और फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर अली खान भी रोस्ट्रम के ऊपर आए। इलेक्शन कमीशन का इस दौरान ये मौक़िफ़ रहा है कि क्योंकि स्टेट भी अब इसमें एक पार्टी बन चुका है तो स्टेट को भी जो है वो इसमें सुना चाहिए। बहरहाल इन अदालती कार्रवाइयों पर कुछ सियासत में भी जो है वो इन पर बात हो रही है और मुस्लिम लीग नून के गिले शिकवे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज भी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या गिला शिकवा है? आप खुद कहते थे कि अदालतें मौजूद हैं चेयरमैन पीटीआई के लिए, अगर उनको कोई रिलीफ चाहिए तो वो अदालत जाए। अब उनके मामला जब अदालत देख रही है तो फिर मुस्लिम लीग नून को क्या गिला है? वो जो यानी
अदालत से जो आवाजें आ रही हैं, गिला शिकवा तो उससे उठ रहा है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको भुट्टो साहब के केस से क्या गिला है, तो आप क्या कहेंगे? मैं यही आपको रिटर्न कर देता हूं सवाल कि भाई वो भुट्टो साहब, अदालत के अंदर एक मुकदमा चला, उसमें एक वादा माफ गवाह थे महमूद साहब, वो कहाँ गए, वो कौन साहब थे, वो क्या फैसला हुआ? या उसको छोड़ दीजिए तो मैं आपको ले जाता हूँ वो जस्टिस मुनीर वाला जो फैसला था उसकी तरफ ले जाता हूँ कि वो किस तरह वो देश बदल बदल के मौलाना तमीजुद्दीन साहब अदालतों में पहुंचते थे और क्या कुछ वहां पे हुआ और क्या जवाब उसका निकला, वो भी आपके सामने। तो ये तो मैं आपको इसका क्या जवाब दूं? ये हमारी जो तारीख है फैसलों की, वो तो एक अजीबोगरीब तारीख है, शर्मनाक है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इस बात पे हमेशा के लिए ताहयात नाअहल कर दिया कि अपने बेटे की कंपनी के बोर्ड के तुम मेंबर थे, तुमने उनसे पैसे नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि ले सकते थे मगर नहीं लिए, मगर ले सकते थे, इस वजह से सारी जिंदगी के लिए नाअहल। अरे भाई, कोई सलीका, कोई सोच, कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड फैसले में। तो इस पर मैं क्या आपको बताऊं? जिस तरह के फैसला हो रहा है उसी तरह के इतराजात हो रहे हैं। इसी तरह मरियम नवाज साहिबा का था, उनको तो इस बात पे भी नहीं कि आपके भाई की आपने तनख्वाह ली नहीं ली, इस बात पे कि एक वकील साहब थे जिन्होंने एक फॉन्ट डाउनलोड किया, वो फॉन्ट अवेलेबल था लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा नहीं था, 9 साल का है। रब्बी अल्लाह, 9 साल कैद इस वजह से कि आपके वकील ने एक फॉन्ट डाउनलोड कर दिया जो अवेलेबल तो था मगर माइक्रोसॉफ्ट में नहीं था। जब इस तरह के फैसले करेंगे वो जस्टिस, वो क्या, मुझे अब भूल गया नाम उनका, भले से जज जो थे, मोहम्मद अरशद साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, शायद यही नाम था, मलिक अरशद या क्या नाम था, भला सा। हाँ, तो उनको देख लें, वो वीडियो सामने आ गई तो फैसला ये आया कि वीडियो को एडमिट करने के लिए तकरीबन आपको जिसकी वीडियो बनी हो उससे इजाजत चाहिए। तो आप किस किस्म की जूरिस्प्रूडेंस लिख रहे हैं, आप किस तरह के फैसले कर रहे हैं? तो फिर अगर उनके बाद अदालत से जो आवाजें आती हैं उन पे कोई एतराज करे तो फिर क्या करें? फिर और डॉक्टर मुसद्दिक साहब, फैसला आया नहीं है अभी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को जो है वो देख रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद देखना है जो भी फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आता है। लेकिन ऐसा लगता है कि आप माइंड बनाकर बैठे हैं कि शायद आप तवक्को कर रहे हैं कि ये फैसला क्या आने वाला है। देखिए, बात ये है कि हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि माइंड कोई और बना के बैठा है। आपको ये लगता है कि माइंड हम बना के बैठे, अच्छा, हमारी पार्टी को लगता है माइंड कोई और बना के बैठा हुआ है। तो असल लगता है कि ये फैसले अदलिया के नहीं, माइंड्स के हो रहे हैं कि किसका माइंड क्या है, और उसी के ऊपर लोग मोतरज हैं। जैसे आपने मुझे कहा कि आप माइंड बना के बैठे हैं, अब मैं आपको क्या कहूँ, आप भी पकड़े जाएंगे तौहीन अदालत में और मैं भी, अगर मैं आपको बता दूं कि कौन क्या माइंड बना के बैठा तो क्या बात होगी फिर? तो लगता है ऐसा है कि ये जंग जो है ये माइंड्स की हो चुकी है, कानून की नहीं है। वो जो एक वो अंधी वो पट्टी बांधी होती है चेहरे के ऊपर कि इंसाफ हो और अंधा इंसाफ हो। अंधे इंसाफ का मतलब पाकिस्तान में अंधाधुंध इंसाफ किया गया है। अंधाधुंध नहीं इंसाफ करना होता, किसी को समझाना होगा। अंधा इंसाफ करना होता है, यानी कानून के मुताबिक, यानी आइन के मुताबिक। और जो आपने तराजू चुना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए, मरियम के लिए, अब आपको वही तराजू चुनना पड़ेगा ना। अब तराजू तो नहीं बदल देंगे कि मेरी दफा एक तराजू और आपकी दफा एक तराजू। लेकिन आप पहले, इससे पहले ये मामला रहा, अदलिया एक तरफ नजर आती थी और पार्लियामान दूसरी तरफ नजर आती थी। लेकिन अब तो पार्लियामान नहीं है, आपके पास हुकूमत भी नहीं है, महज एक सियासी जमात के तौर पर जो आप मौजूद हैं। पहले से जो आपने कहा है अंदिया, तो आपने यही दिया है कि पहले से बस अब पार्लियामेंट ना ही रहे मौजूद, ताकि जो होना है वो हो जाए। ये क्या बात हो भाई? पार्लियामेंट है अभी भी सेनेट मौजूद है। सेनेट एक अहम पार्लियामान का हिस्सा है, आधी पार्लियामान है सेनेट, उसका अपर हाउस है, फेडरेशन की अलामत है। इतनी क्या कयामत? लेकिन अभी आप पूछने का मकसद ये था कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि उधर से सदर साहब हैं, वो आपके जो बिल आप अप्रूव करके गए वो वापस कर रहे हैं, पार्लियामान अभी मौजूद नहीं। पहले अदालत की तरफ से जब कोई आपको गिला शिकवा होता था तो आप पार्लियामान में जाकर इस पर बात करते हैं, लेकिन बतौर पॉलिटिकल पार्टी आपके पास क्या ऑप्शन क्या है? देखिए, सदर साहब ने तो कमाल ही कर दिया, कमाल कर दिया। यानी सदर साहब को आइन ने दरखास्त नहीं की थी, आइनी तौर पे उन पे मुकर्रर था, उन पे फर्ज था
कि जो भी उनके पास बिल आए उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर या उसको मान लेना है या उसके ऊपर एतराज लिख के करके वापस भेज देना। सदर साहब ने आइन को ही पामाल कर दिया। उन्होंने कहा पॉलिटिकल एक्सपीडियंस के लिए बेहतर ये है कि मैं ना हाँ करूं ना करूं, बस सुमन बुकमन उमयून अपने सामने फाइल रखी रही। और वो कहा कि मैंने 3 दफा तो जबानी कहा था उसको कि यार भेजे। आपने 17 बिल रिटर्न किए, हर बिल के ऊपर आपने लिखा है बाकायदा। आपने जितने बिल रिफ्यूज किए हर बिल के ऊपर लिखा है कि इसे वापस किया जाए इस बुनियाद पे। अच्छा। और पूरा बिल वापस किया जाए या उसकी ये वाली शिफ्ट तजवीज मैं करता हूं कि इसमें थोड़ी सी तरमीम की जाए। और ये 2 बिल पड़े रहे। बस आपने कहा मैंने जबानी कह दिया था। तो सदर साहब तो जो आइन के साथ कर रहे हैं वो मैं आपको क्या बताऊं, आपके सामने है। यानी आइन में लिखा, आइन ने उनको ये नहीं कहा कि अगर आप चाहें तो करते हैं चाहें तो ना करें। आइन ने ये नहीं कहा। आइन ने कहा आप करेंगे, यू शैल। ये भी नहीं कहा यू में, ये भी नहीं कहा यू विल। आइन में लिखा है यू शैल। तो वो शेल किधर गया भाई? उन्होंने तो शेल को बर्मा शेल बना दिया। ठीक। डॉक्टर साहब, मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी वैसे जैसे फैसले अदालतों से आए हैं, मैंने तारीखी तौर पे आपके सामने पेश भी किए हैं, उसी तरह लगभग कुछ फैसले जो हैं वो सदर साहब की। लेकिन डॉक्टर साहब, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो जब सियासी इत्तेहाद की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून जिसको लीड कर रही थी, तो तब उस वक्त आपका एक बड़ा आर्गुमेंट था कि हम मईशत को जो है वो संभाल रहे हैं। लेकिन अभी आपने देखा है कि डॉलर की जिस तरह से कीमत बढ़ी, और उससे ज्यादा जो आपसे पूछना बनता है क्योंकि आप पेट्रोलियम के अफेयर्स को जो है वो देखते रहे हैं, तो पेट्रोल की कीमत 290 से जो है वो तजावुज कर। इसी तरफ आप कहते थे कि रूसी तेल भी आ रहा है जिससे पाकिस्तान में मामला जो है वो बेहतर हो जाएंगे। तो वो मामला कहां पहुंचे, उसका क्या बना? भाई वो रूसी तेल के ऊपर तो मैं आपको ये कहूंगा कि बहुत से ऐसे लोग थे जब मैं वजीर था जो मुझे आके कहते थे डॉक्टर साहब छटते हो, प्राइवेट सेक्टर में करन दो। क्यों भाई? क्यों करने दें प्राइवेट सेक्टर को? यानी सस्ता तेल अगर आ रहा हो तो वो प्राइवेट सेक्टर ले आए। कैसी अजीब बात है। इस मुल्क में तो अंधेर नगरी एक माफिया है भाई। इसी तरह आपको याद होगा हम गए थे सस्ती वो गैस लेने के लिए आजरबाईजान से, तो जिन एक साहब हमसे पहले वहां पहुंच चुके थे सोकार के पास, पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के आदमी, और उनको कह रहे थे कि जो डील आपने सरकार को देनी है आप हमें दे दें। तो आप हमें देंगे, हम यहाँ से सस्ती गैस ले जाएंगे, एलएनजी वहां महंगी बेच देंगे। अरे भाई, तो सरकार क्यों ना सस्ती लेकर आए और आवाम को रिलीफ दे? वो भी एक माफिया है, ये भी एक माफिया है। मैं आपको क्या बताऊं कि लोगों ने कैसे कैसे उसके ऊपर एतराजात किए। एतराज क्या है? एतराज ये है भाई कि ये काम जो आवाम को रिलीफ देने वाला है ये कुछ सेठों की जेबें भरने के लिए उन सेठों को करने दो, उनके रास्ते से हट जाओ, और कोई बात नहीं। बस यही एक बात है। ये जो रूस के ऊपर बार बार मैं आपको आज बता रहा हूं कि इजाफी ट्रांसपोर्टेशन के बावजूद, इजाफी इंश्योरेंस के बावजूद और इजाफी ब्लैक ऑयल यानी फर्नेस ऑयल पैदा होने के बावजूद जो पाकिस्तान को तेल मिल रहा है जिस डिस्काउंट पे, आज तक पाकिस्तान की तारीख में उस भाव पाकिस्तान को तेल नहीं मिला। अच्छा, तो ये क्या चाहते हैं कि हम ना सस्ता लेकर आए? अब उसका वो 1 लाख टन है, जब वो बढ़ेगा अब अगली शिपमेंट आएगी। मैंने अभी जो हमारे वजीर हैं मैं उनसे इल्तमास करूंगा कि उसको बढ़ाएं, और एक बड़ी डील, हम तो डील शुरू कर रहे हैं। अच्छा, तो उसको बढ़ाते चले जाएं। जब वो 1 मिलियन टन तक पहुंचेगा तो आपको बहुत बड़े पैमाने यानी वसी पैमाने पे आपको उसके असरात नजर आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। यही मेरी दरखास्त वजारत को होगी कि सस्ती गैस जो आपको मिल रही है वो चंद सेठों को मत लाने दें, मत लाने दें। राइट, मगर आपका मुल्क नहीं है ये। तो आप वजीर आजम से मैंने ये कहा था, हमारे मियां शहबाज शरीफ साहब से मैंने कहा था, मैंने कहा जनाब ये डील है और ये एतराज है। अच्छा, तो अब आप बता दें ये किसका मुल्क है? तो उन्होंने कहा डट जाओ, ऐसी की तैसी इन तमाम सेठों की। रियासत के सामने कौन सा सेठ खड़ा हो सकता है, और रियासत के सामने सेठ नहीं खड़ा हो सकता। तो अभी भी मेरी इल्तमास ये होगी कि सेठ के सामने खड़े हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी आगे इलेक्शन के हवाले से ऐसा लगता है मुस्लिम लीग नून का मौका बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब एक तरफ कहा जाता है कि मुकर्ररा वक्त में हो, दूसरी तरफ ये भी आपके कुछ कॉलीग्स कहते हैं कि 4 महीने का वक्त इलेक्शन कमीशन को जो है वो क्यों चाहिए, ये जल्दी भी हो सकता है काम। सो 90 दिन, 4 महीने, 6 महीने, कोई बड़ी वाज़ेह पोजीशन क्यों नहीं है मुस्लिम लीग नून के इस हवाले से कि इलेक्शन कब होने चाहिए?
रहमान साहब बिल्कुल वाज़ेह पोजीशन है। ये ऐसा ही है कि मैं आपको बोलूं कि सुप्रीम कोर्ट का फला फैसला आप कर डालें इस तरह, तो आप कहेंगे यार तुमने क्या कोई भंग पी रखी है, मैं कैसे कर डालूं, मेरा काम ही नहीं है। तो बिल्कुल यही उसका जवाब है। अच्छा भाई बात यह है कि हमने जब हमारी आईनी मुद्दत हुई तो हुकूमत छोड़ दी। अब जो काम इलेक्शन कमीशन का है उस सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा आप इलेक्शन कमीशन को बुलाएं, इलेक्शन कमीशन से पूछें कि वो कितनी देर में हल्का बंदियां करेंगे, कैसे हल्का बंदियां करेंगे, जाएं सदर के साथ बैठें और जिसका काम है उसे करना है वो करे। अब हमने अपनी आईनी जिम्मेदारी, वो भी अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें। ठीक है डॉक्टर मुसद्दिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साबिक वजीर ममलिकत डॉक्टर मुसद्दिक बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर तोशाखाना केस के हवाले से कुछ और बात होगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। तोशाखाना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अपीलें और उस पर सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कार्रवाई हो रही है, जो समाअत हुई, इस पर बात करने के लिए जहांगीर जदून साहब सीनियर माहिर कानून हैं, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और नईम अहमद पंजोथा साहब जो कि वकील हैं तहरीक इंसाफ के, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फोकल पर्सन बराए लीगल अफेयर्स भी हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जहांगीर जदून साहब, सबसे पहले तो आप बताइएगा ये किस तरह से देखते हैं बेक वक्त इस कार्रवाई को, और ये जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कार्रवाई हुई है इस पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि इमरान खान को रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब कल केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर था तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दे दी है, तो उसके बाद तो हाई कोर्ट में हाल उसके पास कुछ चारा नहीं रहता कि इस केस का फैसला भी करे, और क्या फैसला कर रहे हैं वो भी सामने नजर आ रहा है। तो ये आप देखें एक किस्म का यूनिक केस था कि जिसके अंदर हाई कोर्ट के अंदर भी और एट द सेम टाइम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी प्रोसीडिंग हो रही थी। मतलब इतना क्विक रिलीफ जो है वो यकीन करें कि ये आप बिल्कुल मैं फेयर आपको दे रहा हूँ। कोई मुझे ऐसा केस बता दें कि कोई ऐसा केस हो जिसका एट द सेम टाइम हाई कोर्ट में भी केस चल रहा हो। मेरिट भी डिस्कस नहीं कर रहा मैं कि ये मेरिट बनता है या नहीं बनता, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है, जो आप ये देखें कि इनकी सस्पेंशन ऑफ जो सेंटेंस है उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे चल रही है, और वहाँ का बेंच जो कह रहा है उनको फैसला करने फिर हम अब उसी वक्त सुन लेंगे। 12 आज आर्गूमेंट हुए हैं, ये नईम साहब भी उधर मौजूद थे, तो अभी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने टाइम मांगा है जो उन्होंने दे दिया, अच्छा किया टाइम दे दिया। जिस तरह इनका शिकायत कीजिए कि वो हमजून दिलावर ने हमारा केस नहीं सुना है, कल को उनको तुक्का हो जाती जी कि हमारा केस नहीं सुना है, जल्दी में फैसला कर दिए। तो मेरे ख्याल में आज हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा किया है कि उनको मजीद टाइम दिया। हालांकि आल दो के डायरेक्शन थी सुप्रीम कोर्ट की कि आज ही फैसला करें, लेकिन उन्होंने सर्कमस्टांसेस को देखकर उनकी रिक्वेस्ट मानते हुए कल पे उन्होंने कहा जी कल हालांकि डिविजनल बेंच जो है डीबी जो फ्राइडे को नहीं होती, लेकिन स्पेशल इनके केस के लिए उन्होंने कल लगाई है, और कल अब मेरे ख्याल में 11 साढ़े 11 बजे दोबारा केस की समाअत होगी। तो उसके फिर नेक्स्ट वीक अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नहीं लगता कि क्योंकि उनका सैटरडे संडे को, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट बादशाह है, वो संडे को भी आ सकती है। साकब निसार तो संडे को भी इतवार वो लगा लेते थे, सैटरडे को भी, लेकिन मुझे लग रहा है फिर वो अगले हफ्ते कोई अमल दरामद होगा अगर कोई ऐसा हुआ तो। राइट। नहीं पंजोथा साहब, आप लोगों का जिस तरह से कहना था कि सेशन कोर्ट ने बहुत जल्दी में फैसला सुनाया, तो अब ये जो बात की जा रही है कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी उतनी ही जल्दी इस मामले को जो है वो देख रही है, तो क्या ये तासुर दुरुस्त है? बिल्कुल जी दुरुस्त नहीं है, इतना जल्दी कोई नहीं देख रही। जिस दिन खान साहब को सजा हुई है इस केस के अंदर, हम हाई कोर्ट से हमने रजू किया और शॉर्ट डेट दी जा सकती थी जिसमें रिकॉर्ड भी तलब किया जा सकता था। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो है लंबी डेट दी गई और अगली डेट के ऊपर फिर जो है 14 दिन का टाइम मांगने की कोशिश की गई। ये तो वहां पर खोसर साहब ने बड़ा जो है इंसिस्ट किया कि ये ज्यादती है, एक दिन भी किसी की आज़ादी जो है उसको कर्टेल करना, उसको हवालात के अंदर पाबंद करना है कैसे जुर्म में, जो कि अगर सुना जाए तो फौरन ही उसकी जो है बेल हो जानी है। तो लिहाजा केस जो है फिक्स किया जाए, डिसाइड किया जाए अगर हमारे हक में होना है या हमारे खिलाफ होना है। अगर खिलाफ होना है तो हम ऊपर जाएंगे, हक में होना है तो भी जो भी फैसला आना है फौरन आ जाए। दूसरे नंबर पर ये नौबत क्यों आती है, ये चीजें करने की जरूरत क्यों आती है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है कि जनाब हाई कोर्ट को हदायत फरमाएं कि वो हमारे केस की समाअत फिक्स करें। जुरिस्डिक्शन वाला इशू हमारा पेंडिंग है, उसके ऊपर समाअत नहीं हो रही। आमिर फारूक साहब के ऊपर हमने अदम एतमाद किया हुआ है, वो एप्लीकेशन हमने दी है रिक्यूजल की, तो वो फिक्स नहीं हो रही, वो फिक्स की जाए। बेसिक समन्स को हमने चैलेंज किया हुआ है, वो दरखास्त हमारी इतने महीनों से पेंडिंग है, वो ने कहे कि वो हमारी समाअत फिक्स की जाए।
अदालतों का काम है जब केस फाइल होते हैं और कुछ ऐसे केसेस जिनमें फॉर एग्जांपल जैसे ये मामला चल रहा था अर्जेंट बेस के ऊपर ट्रायल जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जिसकी समाअत हो रही थी हर रोज छुट्टी के बाद भी हो रही थी। आज आप देख लें कि 3 के बाद जो है वो अदालत ने कहा कि ठीक है जी कल के लिए मुलतवी कर दिया जाता है, लेकिन हमारी तरफ से किसी बंदे ने शोर नहीं मचाया कि जनाब इसके बाद भी सुन लें या टाइम खत्म हो गया या नहीं हुआ। बल्कि हमने यही कहा कि चलो ठीक है कल हो जाए, लेकिन फैसला होना चाहिए। डिले जो है करना एक दिन भी 1 मिनट भी नहीं होना चाहिए। और आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का देख लिया रवैया कि किस तरह से उन्होंने छुट्टियों के अंदर जो है इस ट्रायल के अंदर समाअत जारी रखी। और जब जो है अदालत का टाइम खत्म हो जाता था उसके बाद भी मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से कि खान साहब ने जब स्टेटमेंट जो है 342 की जमा करवाई तो उस दिन उन्हें मतलब 2-3 घंटे जो है वो खड़ा करके जो टाइम खत्म हो गया था उसके बाद भी वो जारी रखा। और बल्कि जज साहब तो इस मूड में थे कि रात को शायद 10 बजे तक ही लेके चले जाएं। अच्छा, तो वो जल्दी जो नीचे दिखाई गई वो जल्दी ऊपर बिल्कुल नहीं दिखाई जा रही। बिल्कुल जो है वो हम पिटीशन फाइल करते हैं उसके ऊपर जो है वो इतराज लगा दिए जाते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं पिटीशन, वहां पर भी इतराज लग गया है जो कि हमें खदशात हैं कि मुख्तलिफ मुकदमों में खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी बात बनाई जा रही है स्पेशली पीएमएलएन की तरफ से। ये तासुर जो है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन मैं जहांगीर जदून साहब ये फरमाइएगा, आप ये जो प्रोसीजरल मामलात हैं, आपको लगता है ऐसा आपसे पहले भी बात हुई थी तो आपका ये कहना था कि इनका फायदा हो सकता है इमरान खान को, अभी भी आपको लगता है कि अपील की जो स्टेज है या इसके बाद जो स्टेज आ सकती है अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीफ नहीं देती तो ये प्रोसीजरल मैटर्स का फैसला फायदा हो सकता है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? ये देखे ना, मेरे तो ख्याल में जज साहब जो नीचे मयून दिलावर था, एक तो पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि वहाँ ये समरी ट्रायल था तो 11 महीने लगे। अक्टूबर में इनकी कंप्लेंट फाइल हुई है इलेक्शन कमीशन की वजह से। वहाँ पे देखे ना ये 2-3 महीने का केस था, चलो मैक्सिमम कर ले तो 11 महीने हुए हैं, तो वहाँ पे क्या जल्दी थी। तो आज मुझे एक अपील ऐसी प्रेसिडेंट बता दें जो इतनी जल्दी जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लग गई और उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आप फैसला करें उसके बाद हम फॉरवर्ड। कोई एक प्रेसिडेंट अभी मुझे बता दें ऐसी अपील का, चाहे शॉर्ट सेंटेंस हो, चाहे एक कैप्टन अफसर की 1 साल की सेंटेंस थी उसमें कितना अरसा लगा ये मुझे बता दें। अब देखें ना कोई प्रेसिडेंट, आप देखें कोई एग्जांपल देखें कि दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, आपकी साइड पे ये हो रहा है। तो दूसरा मेरे ख्याल में तो मयून दिलावर ने इनकी फेवर में डिसीजन दिया है, क्योंकि वो मेरा अपना जाती ये इरादा है अगर वो 2 दिन बाद इनको सुन के डिसीजन देता केस की नोयत अभी डिफरेंट होती। अब इनका पूरा जो जोर है वो इसी पे है जी, उन्होंने जल्दी में दिया है, उसको जल्दी में नहीं देना चाहिए था। वो तो इनका मुझे लगता है उनको फेवर कर गया कि मैं केस देखें एक बहुत बड़ा अच्छे केस को आखिर में आगे कोई जज जो है अपनी किसी जाती वजूहात की वजह से उसमें डेंट डाला है कि अब इनके पास और आर्गूमेंट नहीं है, सही है जी हमारे डिफेंस का जो है वो विटनेस से प्रोड्यूस किया हमने। अब उसके अंदर 44 हियरिंग हुई है, 3 दफा इनके जो अक्यूज्ड है वो प्रेजेंट हुए। अब इसमें ये नहीं है, लेकिन आखिर में आके ये मेरी अपनी फीलिंग 1-2 दिन को टाइम दे देते, वो एविडेंस प्रोड्यूस हो जाती है तो उसके बाद फैसला करता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन हो सकता है वो भी चाहता हो कि पीटीआई के जो लीडर हैं वो ज्यादा देर जेल के अंदर ना रहें तो जल्दी वापस आ जाएं। तो मेरे ख्याल में उसकी मयून दिलावर की ये ख्वाहिश जो है मुझे पूरी होती हुई नजर आ रही है कि वो ज्यादा देर जो है नईम पंजोथा साहब एक तरफ मुस्लिम लीग नून का ये गिला है जी, अब नईम पंजोथा साहब मुस्लिम लीग नून का गिला है कि ये कमोवेश मुदाखलत है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह की हिदायत आती हैं और खासतौर पर अगर आला अदालत जो है वो ये कह दे कि इस मामले में इन चीज़ों को जो है वो देखा जाए और ऐसा महसूस होता है कि इस मामले में ये और ये हुआ तो फिर जो है वो अदालत निचली अदालत के लिए मुश्किल हो जाती है। एक तो इसको बताइएगा, दूसरा जो जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से एतराज़ात हैं तो उस पर भी उनका ये कहना है कि बहुत मरतबा ये जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपके हक में भी फैसला दे चुके हैं तो उन फैसलों को तहरीक इंसाफ कबूल करती है, जबकि यहां पर जस्टिस आमिर फारूक और उनके फैसलों पर एतराज है। देखिए, गुजारी यह है कि कोई फैसला भी अगर कानून के मुताबिक आएगा और उसके ऊपर फैसला होगा और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कहती है कि ये ठीक है तो उसके अंदर कोई किसी को एतराज नहीं होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ जो कह रही है कि ये ठीक है। अब ऐसे फैसले जो बिल्कुल जो है कानून के मुनाफी हो, जैसे कि खान साहब की गिरफ्तारी हुई और कह दिया वाज़ेह तौर पर कि गिरफ्तारी हुई, मुझे कहा हालांकि मैं जख्मी हुआ वहां पर कि हमें हमदर्दी है, हम इसके ऊपर जो है इंक्वायरी करेंगे, बल्कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि इसके ऊपर जो है वो रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर
मामले को इंक्वायर करें और रिपोर्ट पेश करें। क्या वो रिपोर्ट पेश की गई? जो हमला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, तोड़ फोड़ हुई, वहां पर कैमरे उतारे गए, क्या उस रिपोर्ट के ऊपर बना? कुछ भी नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये गिरफ्तारी जो है ये गैर कानूनी है। अब इसी तरह टेरिन वाइट वाला केस दे लें, वो इसी तरह से वेबसाइट से उड़ा दिया गया। अब ये जो तोशाखाना वाला केस है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप जो है इनकी एप्लीकेशन डिसाइड करें, क्यों नहीं कर रहे? और आप दूसरी तरफ देख लें कि 3 दफा मैटर जो है हाई कोर्ट के पास आया है। आमिर फारूक साहब के पास हमने रिक्यूजल की दरखास्त दी हुई है। जब रिक्यूजल की दी हुई तो किसी और को भेज दें, क्योंकि आमिर फारूक साहब तो तीनों दफा उन्होंने एक ही फैसला दिया कि वो ही जज हुमायूं दिलावर साहब जो है वो इस केस के ऊपर डिसाइड करें। मेंटेनेबिलिटी का जो क्वेश्चन ये उठा रहे हैं ये वो समाप्त करें। लास्ट टाइम भी उन्होंने कहा कि मेंटेनेबिलिटी का जो क्वेश्चन उठाया गया है और साथ जुरिस्डिक्शन का, उसके ऊपर सुने, नहीं सुना गया। हर दफा वही फैसला दिया गया, पिछले फैसले को ही दोबारा रिपीट कर दिया गया। तो जब बार बार एक अदालत जो है वो ही फैसला दे रही है, ठीक है, तो उसे रिक्यूजल भी साथ गई है, तो उन्हें चाहिए था कि किसी और को ट्रांसफर कर दें, क्योंकि वो तो अपना माइंड एक दफे डिस्क्लोज कर चुके हैं। दूसरा साथ आप ये देख लें कि हमने बेसिक जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था जिसमें ये कहा गया कि कंप्लेंट फाइल की जाए और इनको मियां वाले से डी सीट किया जाता है, उस ऑर्डर को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। आमिर फारूक साहब के पास वो केस लगा, आज तक उसके ऊपर डिसाइड ही नहीं हो रहा। अगर डिसाइड हो जाता तो ये ना कंप्लेंट होती और ना खान साहब आए गिरफ्तार होते। हमने ये कहा कि आप उसके ऊपर डिसाइड नहीं कर रहे, फिक्स नहीं कर रहे, आप मेहरबानी करें तो वो हमारा केस हमें वापस लेने दें। हम हाई कोर्ट से किसी और जगह से रिलीफ लेंगे, कानून के मुताबिक रिलीफ लेंगे, लेकिन हम आपसे उम्मीद नहीं है। लेकिन वो केस वापस नहीं करने दिया गया, अभी भी वो उधर ही पेंडिंग है। ठीक है, तो कहां पे आप ये देख, कैसे आप कह सकते हैं कि हमारी जो अपीलें हैं वो धड़ाधड़ लग रही हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त जाकर देते हैं, वहां पर वो संभाल करके कहते हैं कि ज्यादती ना करें, फैसला करें। और 11 महीने की जो बात की जा रही है, खान साहब के ऊपर वजीराबाद में काफी हमला हुआ, हमने दरखास्तें आके दी कि इस वक्त वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो आ सकें, वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगा दी जाए, या जो भी मॉडर्न डिवाइस या तरीकाकार है हम वो अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। आपने देख लिया कि एक तो सिक्योरिटी खदशात थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जुडिशियल कम्प्लेक्स में अदालत लेके चली जाए, जैसे कि दूसरे केसेस आई तो वो बेस्ट हो जाएगा। उसमें भी टाइम लगा, और क्योंकि उनके ऊपर हमला था उस वजह से भी नहीं आए। और जिस वक्त 9 मई को गिरफ्तार किया गया तो फौरन ही पुलिस लाइन के अंदर फर्द जुर्म उनके ऊपर लगा दिया गया। फर्द जुर्म का तरीका कहा गया है कि उस एक्यूज को पढ़कर सुनाया जाता है, ना पढ़ के सुनाया गया, ना उनके सामने लगाया गया, बल्कि जो है वो उनकी गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म लगा दी गई। तो उस फर्द जुर्म की क्या वैल्यू है? उसके बाद हमने ये फैसला उस दिन कर लिया, दूसरे तीसरे दिन एप्लीकेशन दे दी कि ये जज साहब से हमें माफी लेके दें, कोई और जज सुने। तो वो दरख्वास्त जो है आज तक जो है वो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिसाइड करें और होती है। कहां पर आप देख रहे हैं कि दरखास्तें हमारी डिसाइड हो रही हैं और फैसला हो रहा है? हम तो ये कह रहे थे कि जो जगह है वो ठीक हो और जो अदालत है वो ट्रांसफर कर दी जाए, तो हम बिल्कुल तैयार हैं और उसके ऊपर हमारी ये सदा थी। जी ठीक है। नहीं मैम पंजोथा साहब बहुत शुक्रिया। वकील तहरीक इंसाफ बात कर रहे थे। जदून साहब साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। इंतखाबात कब होंगे, इस हवाले से अभी तक मामला लटका हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर से मुलाकात से इनकार कर दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को लिखे गए जवाबी खत में इलेक्शन कमीशन ने अपने इस फैसले से आगाह किया है कि फिलहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर से मुलाकात नहीं करेंगे। खत में मौकफ अपनाया गया है कि कौमी असम्बली वजीर आजम के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील हुई। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना इलेक्शन कमीशन का ही इख्तियार है। खत में मजीद कहा गया है कि सदर आइन के तहत असम्बली तहलील करे तो ही इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने आज जवाब दिया, उसमें मजीद कहा कि वजीर आजम के एडवाइस के बाद सदर के आर्टिकल 48(5) का इख्तियार खत्म हो जाता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से भेजे गए खत पर इलेक्शन कमीशन के इस जवाब पर ऐवान सदर की जानिब से वजारत कानून और इंसाफ के सेक्रेटरी के नाम भी एक खत लिखा गया है, जिसमें उन्होंने जो है वो उनसे राय भी मांगी है। खत में ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन से मुतालिक है, इस पर स्पेसिफिकली जो है वो राय मांगी। दूसरी तरफ एक अहम डेवलपमेंट ये भी है कि अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की है, जिसमें
उन्होंने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए अमरीका की हिमायत की यकीन दहानी कराई है। अब ये इलेक्शन कमीशन और दूसरी तरफ सदर मुमलिकत किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, इस पर बात करने के लिए सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। आबिद ज़ुबैरी साहब बहुत शुक्रिया। आबिद ज़ुबैरी साहब, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अगर आर्टिकल 58(1) के तहत असम्बली तहलील हो तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर ऐसा होता है तो वाकई इलेक्शन कमीशन ही तारीख दे सकता है और सदर नहीं? मुझे आवाज नहीं आ रही है उसकी, मुझे आवाज नहीं आ रही। आबिद ज़ुबैरी साहब जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप देखिए उन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट की आइन की बात नहीं मानी, इलेक्शंस नहीं कराए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। देखिए उनका बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है। मैं आपको उसको बताऊं, सदर ने असेंबली तहलील की ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अंडर 48(1) और वो देखिए और उसके और जो एक्सरसाइज करते हैं अपनी पावर, आर्टिकल 58(1) वो कहता है द प्रेसिडेंट विल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ व्हेन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द नेशनल ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ठीक है, तो 58(1) में उन्होंने वो पावर एक्सरसाइज की और उन्होंने 48(1) की एडवाइस पे बाउंड थे वो, क्योंकि उन्होंने जब 48(1) में कर दी, डिसॉल्व 58(1) में की, तो प्रेसिडेंट, अब देखें इस वक्त असेंबली भी तहलील हो गई और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहे। तो जब 48(5) में आपको आना होगा, आर्टिकल 48(5) कहता है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज 1, यानी एडवाइस की बात बाहर कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन कि क्योंकि ना प्राइम मिनिस्टर है ना एडवाइस आएगी, तो प्रेसिडेंट इसके अंदर पाबंद है। फिर दो चीजें करनी है प्रेसिडेंट को, जब वो डिसॉल्व करते हैं प्रेसिडेंट डिसॉल्व करते हैं तो उन्होंने दो चीजें करनी है, एक उन्होंने तारीख देनी है नॉट लेटर देन 90 डेज, और दूसरी जो आर्टिकल 48(5)(2) कहता है वो कहता है कि जी उन्होंने उन्होंने केयर टेकर कैबिनेट और बनानी है। तो ये दोनों चीजें सदर को करनी है क्योंकि एडवाइस इसमें प्राइम मिनिस्टर की शामिल नहीं होगी। हाँ, अगर सिचुएशन ये होती कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं 48(1) में कि जी आप तहलील करते हैं असेंबली और सदर साहब नहीं साइन करते उस समरी को, तो आइन प्रोवाइड करता है कि आइन के वो ऑटोमेटिकली 48 घंटे में वो तहलील हो जाएगी। जहां वो तहलील होती है असेंबली ऑन दी 48 घंटे गुजरने के बाद, यानी सदर ने तहलील नहीं की, वो बाय ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो तहलील हुई, तो फिर आप इलेक्शन एक्ट में चले जाते हैं सेक्शन 57। पहले आपको याद होगा सेक्शन 57 था, सदर में उसने भी तारीख देनी थी विद द कंसल्टेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, लेकिन यहाँ वो अमेंडमेंट कर दी पार्लियामेंट ने और यहाँ आ गया यहाँ भी कर दिया, जो अमेंडमेंट आई उसमें भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन द इलेक्शन कमीशन शैल गिव द डेट बाय नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन। तो जहां तहलील कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो रही होती विदाउट द सदर ने नहीं की होती तो 57 लगता है। ये जो कह रहे हैं कि जी 58 तो इलेक्शन कमीशन का ये जो कहना है कि एडवाइस के बाद 48(5) वाला इख्तियार खत्म हो जाता है, ये बात दुरुस्त नहीं है। वो इख्तियार फिर भी बाहर तौर पर रहता है सदर के पास। बिल्कुल, सदर के पास ये इख्तियार है और इलेक्शन 90 दिन में कराने हैं, क्योंकि आप देखिए इनका सारा मकसद जो है इलेक्शन को नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद डिलिमिटेशन की तारीख 14 दिसंबर तक दे दी है कि 14 दिसंबर तक हम करेंगे, तो नेचुरली 90 दिन के अंदर तो तारीख ये दे ही नहीं रहे। ये चाह रहे हैं तारीख उनके पास रहे और ये तारीख आगे कहीं ले जाए, जिसमें हमें नहीं पता ये कहां तारीख ले जाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर और होगा कि जी अब ये हो गया ये हो गया। सदर को तारीख देनी, अब सदर अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए तारीख दे। आज सदर ने एक तमीज का एक लेटर लिखा एक बड़े उससे कि आप आइए मैं तारीख मुतय्यन करना चाहता हूं। आपने उस पर एक ऐसा खत लिख दिया जिसके अंदर आपने सदर मुमलिकत जो सुप्रीम कमांडर आर्म्ड फोर्सेस के हैं, सदर मुमलिकत हैं, उनकी तजलील की है आपने। अब सदर ने लिख दिया ओपिनियन के लिए लॉ मिनिस्ट्री को। आपके अपने लॉयर्स होते हैं, मैंने सुना है ईवान सदर में, आप उनसे पूछते हैं आपको तारीख देनी है, ठीक है आप उनकी इंतजार कीजिए। आपको तारीख देनी थी जब आपने ऑर्डर पास किया था तहलील करने का, आपको उसके बाद फौरन तारीख देनी चाहिए थी सदर मुमलिकत को। क्या इलेक्शन कमीशन सदर से मिलने से इनकार कर सकता है? क्योंकि आज जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पैगाम गया है उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात उन्होंने नहीं की सदर से, बावजूद सदर के खत के और उनको बुलाने के। ऐसी सूरत में क्या होगा? खत है, उससे बड़ी अजीब बात कही, कमीशन ऑफ द कंसिडर्ड यू द पार्टिसिपेशन मीटिंग वुड बी ऑफ स्कैंट कॉन्सिक्वेंस। ये लफ्ज तो देखिए इंग्लिश का जो इस्तेमाल करा है, स्कैंट कॉन्सिक्वेंस। ये तो तजलील कर रहे हैं सदर कि आप कैसे सदर मुमलिकत से मिलने के बाद आप जाके सदर से उस वक्त भी मिलके भी कह सकते थे कि जी मेरे हिसाब से हमें तारीख देनी है, आप तारीख देने के मजाज नहीं है।
लेकिन ये खत लिखने का मतलब क्या है? तजलील करना सर। जो इंस्टीट्यूशन की हमारी यहाँ तजलील हुई, सुप्रीम कोर्ट की, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तजलील की, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना, इन्होंने आइन शिकनी की कमीशन ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था इनके खिलाफ जो उन्होंने किया। ये उसी का नतीजा है कि क्योंकि इनके खिलाफ पहले एक्शन नहीं हुआ, इन्होंने धड़ल्ले से आइन और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना, आज वो ये इस तरह से कर रहे हैं। अब सदर मुमलिकत की बात भी नहीं मान रहे। आपको लगता है ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही जाएगा? क्योंकि ऐसा ये कानूनी पोजीशंस जो हैं ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, पोलराइज्ड पोजीशंस हैं। सर रहमान साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट बात पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। हमने चैलेंज कर दिया सीसीआई का और इलेक्शन को 90 दिन में कराना, क्योंकि आप देखिए इनके खत में बदनीयती, देखिए इनके खत में 224 का जिक्र ही नहीं है कि 224 पाबंद करता है इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में इलेक्शन कराने का। आप देखिए 224 का कोई जिक्र है? आप खत दिखा रहे हैं अभी अपने स्क्रीन के, तो आप देखिए इसमें कोई जिक्र नहीं है कि हम पाबंद है 90 दिन में इलेक्शन कराने की। यानी इनका कोई इरादा नहीं है 90 दिन में इलेक्शन कराने का, जो ये पाबंद है कराने के। और ये हमारी पटिशन पेंडिंग है। जुबैरी साहब बहुत शुक्रिया। जी आबिद जुबैरी साहब बहुत शुक्रिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जुबैरी बात कर रहे थे। जो खत लिखा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से सदर मुमलिकत को, डॉलर की कीमत अभी भी मुसलसल बढ़ रही है, रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? एक ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 58 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए 22 पैसे की बुलंद सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में एक तो डॉलर दस्तयाब नहीं, दूसरी तरफ डॉलर की कीमत में 1 रुपए और इजाफा हो गया, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर 316 रुपए की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंचा है। 2 रोज पहले भी ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर में अचानक 3 रुपए का इजाफा हो गया था, जिससे डॉलर रुपए के मुकाबले में 305 रुपए का हो गया था। वजारत खजाना ये दावा करती रही कि IMF से मुआहदा तय पा जाने के बाद मामलात संभल जाएंगे, डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, मार्केट में इस्तेहकाम आ जाएगा। रवा साल जून में उस वक्त के वजीर खजाना इसहाक डार ने कौमी इक्तसादी सर्वे जारी करते हुए दावा किया था कि डॉलर की कीमत में 40 से 45 रुपए की कमी मुमकिन है। लोग डॉलर और सोने में अपनी रकम महफूज ना करें, इसका फायदा नहीं होगा। ये वादे बार बार किए गए, कभी डॉलर को एतमाद के फकदान से जोड़ा गया, कभी जखीरा अंदोजी से, कभी मार्केट स्टेबिलिटी के साथ। अब हुकूमत के पास भी ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड है डॉलर की कदर को कंट्रोल करने के हवाले से, और इसके बाद ऐसा लग रहा है कि कोई रुकावट नहीं रही इस कदर के बढ़ने में। जुलाई 2023 में IMF के जो अंदाजे हैं उनके मुताबिक भी डॉलर की शरह तबादला जो है वो इससे ऊपर जाने का भी इम्कान है। डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला ना सिर्फ जारी है बल्कि इसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अभी कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, और ना जाने ये सिलसिला कहाँ जाकर थमेगा। आज के प्रोग्राम से इतने। मेजबान रहमान अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।